आज हम जिस काम के लिए विशेष रूप से यहाँ बैठे हैं वो है लेबर कोड। लेबर कोड पर पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी चर्चाएं समाज में चल रही है। ये क्या है क्या नहीं है, इसकी थोड़ी चर्चा मैं आपके बीच में करता हूं। सबसे पहले तो एक बात ये कही गई थी कि 44 कानून को मिलाकर के 4 कोड बनाए। ये 44 कानून को नहीं मिलाया, 29 कानून को मिक्स करके मर्ज करके 4 कानून बनाए। क्योंकि जब 2017 में 30 जून 2017 को जब देश में जीएसटी आया था तो बहुत सारे हमारे सेस एक्टर उस जीएसटी में मर्ज हो गए। अब कुछ एक तो कानून बचे भी हुए, जैसे बीओसी का सेस एक्ट अभी भी बचा हुआ है, और भी एक दो चीजें बची हुई है, पर कई सारे सेस एक्ट मर्ज होने के कारण से यह बात आई कि 44 मर्ज हो गए। वास्तव में 44 नहीं, 29 कानून मर्ज हुए। कोड ऑन वेजेस, ये जो कानून है वेतन संहिता, इसमें 4 कानून मर्ज किए। आईआर कोड, इंडस्ट्रियल कोड, इसमें 3 मर्ज किए, जिसकी चर्चा हमारे शिव शक्ति जी कर रहे थे। सोशल सिक्योरिटी कोड, इसमें 9 कानून मर्ज किए। और ओएसएच, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन, इसमें 13 कानून मर्ज किए। ऐसा अलग अलग कानूनों को मर्जर करके, और ये 4 कानून आम आदमी की भाषा में 4 सरल कानून बनाए गए। तो एक बड़ी बात नहीं है इसकी, जो शर्मा शिव शक्ति जी भी कह रहे थे, पहले हमको भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 29 प्रकार के अधिकारियों से अप्रोच करनी पड़ती थी। और समस्या ये थी, एक कहीं बैठता है, दूसरा कहीं बैठता है, तीसरा कहीं बैठता है। और अपने हरियाणा में तो बहुत सारी चीजें लेबर डिपार्टमेंट के पास थी। अब पंजाब जैसे प्रांत में अगर किसी को पेमेंट और वेजेस का क्लेम फाइल करना हो तो ये पावर एसडीएम साहब के पास था। अब आपने क्लेम फाइल कर दिया, एसडीएम साहब ने तारीख दे दी, उसका सबसे पहला संकट में एक वकील चाहिए ही चाहिए, आप नहीं कर सकते। और वकील साहब ने केस फाइल कर दिया, उन्होंने तारीख दे दी, और पता लगा कि आपकी 12 तारीख है। आप कागज पत्र लेकर कोर्ट में गए और वहां मंत्री जी आ गए। मंत्री जी आ गए तो एसडीएम साहब प्रोटोकॉल में वहां तैनात है, तो उनका स्टाफ कहता है साहब तारीख ले जाओ, साहब तो मंत्री जी के पास है। इसलिए अब इन 4 कानून में सारी अथॉरिटी, सारे अधिकार ये लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के पास आए, जो हमारे आपके लिए उपलब्ध होना आसान है। एएलसी होगा, डीएलसी होगा, आसान है। दूसरा, अपील तो होगी किसी भी केस की, हम करें या मैनेजमेंट करें, दोनों पक्षों को अपील का अधिकार रहता है। अपील करने के लिए एक स्टेप ऊपर जाना है। अगर एएलसी ने फैसला किया तो अपील का अधिकार डीएलसी के पास है। डीएलसी ने फैसला किया तो अपील का अधिकार जेएलसी के पास है। जेएलसी ने ज्वाइंट लेबर कमीशन ने फैसला किया तो अपील का अधिकार लेबर कमीशन के पास। यानी अपने लिए भी और मैनेजमेंट के लिए भी अप्रोच करना ये आसान हो जाए, बिना वकील के भी गुजारा कर सकते। अब जहां तक एक एक कोड की अगर मैं बात करूं तो ये जो कोड ऑन वेजेज है, इसमें मैंने कहा कि 4 कानून मिलाए गए हैं। मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट और बोनस एक्ट, ये 4 कानून इसमें मिलाए गए। अब इसमें मिनिमम वेज का दायरा, जिसकी चर्चा अशोक जी कर रहे थे 93% की, उसमें बढ़ गया, क्योंकि मिनिमम वेज में एक शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की लिस्ट रहती है।
अनुसूचित रोजगार की एक सूची रहती थी, वही मजदूर मिनिमम वेज के दायरे में आता। अब वो सूची हटा दी। सूची हटाने का अर्थ ये होगा कि हर मजदूर, प्रत्येक मजदूर इसके दायरे में आएगा, कानून के दायरे में आएगा, वो मिनिमम वेज का अधिकारी होगा। मैं एक जगह बात कर रहा था ऐसी जैसे यहां कर रहा हूं, एक ने मुझे सवाल पूछा कि जी मेरे घर में झाड़ू पोछा करने वाली बहन आती है, वो 2 घंटे काम करती है, अब तो हम रेट तय कर लेते हैं, 500 रुपये देंगे, 700 रुपये देंगे, 400 रुपये देंगे, जो भी रेट तय कर दिया, अब वो 4-5 घरों में जाती है, तो वो भी कानून के दायरे में आएगी क्या? लगा वो भी कानून के दायरे में आएगी। उसका भी जो न्यूनतम वेतन कानूनन बनेगा वो आपको देना पड़ेगा। यानी अगर आपके भी घर में कोई झाड़ू पोछा करने वाली, साफ सफाई करने वाला कर्मचारी कोई छोटा बड़ा आता है, वो भी इसके दायरे में आएगा। अब आप भी कहीं ना कहीं मालिक के अकाउंट में काउंट हो जाओ, उससे बचोगे नहीं। ये बड़ा बदलाव इस कानून में। दूसरा एक बड़ा बदलाव इस कानून में जो होगा वो भुगतान, पेमेंट 7 तारीख से पहले बैंक के माध्यम से ही होनी है। अब जिसके मन में जो आया, जैसे आया वैसे पेमेंट नहीं कर सकेंगे, बैंक के माध्यम से पेमेंट होगी। इसका अर्थ यह है कि मजदूर को पूरा वेतन मिलने की संभावनाएं बन जाएगी। 100% गारंटी तो नहीं कही जा सकती, क्योंकि मैं जानता हूं कई सारे एम्प्लॉयर ऐसे होते हैं, बोला भाई दे तो देंगे मिनिमम वेज 12,000 पक्का, चेक तब देंगे जब 2,000 रुपये ले आएगा, चेक तब देंगे या बैंक में तब ट्रांसफर करेंगे। वो बेचारा पहले 2,000 लेकर आता है, फिर जाकर के उसको पैसा, इसलिए ज्यादातर संभावनाएं हो जाएगी कि आपको पूरा वेतन मिल जाए। 100% गारंटी तो मेरी और आपकी नहीं, अगला सांस आएगा कि नहीं, यहाँ खड़े हैं, अगली बार बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे इसकी गारंटी नहीं है। इसलिए उसकी एक संभावना बनेगी कि पूरा वेतन आपको 7 तारीख से पहले बैंक के माध्यम से मिलेगा। भैया बात मत करो, ए भाई पीछे बैठकर देवी से आना और फिर फोन पर बात करना, दोनों गलत बात है, इसको बंद करना चाहिए। तीसरी बात जो इसमें आएगी, अभी मिनिमम वेज का रिवीजन प्रत्येक सरकार अपने मन से करती है। अभी जैसे हरियाणा में भी 10 साल बाद रिवीजन हो रहा है, जिसको बात समझ में यार बेटा आराम से आराम से अभी जब तक बात कर लेना तब तक डिस्टर्ब मत करो, बात लगाना जब हम बोले जब हम बोलना सारे लोग खड़े हो गए भैया, कुमार तू बेटा अब सारे खड़े हो गए तो ये भी एक मामला बनेगा कि रिवीजन जो है हर 5 साल में कंपलसरी होगा। अब जैसे हरियाणा का मिनिमम वेज 10 साल बाद रिवाइज हो रहा है और अभी उसकी प्रक्रिया ही चल रही है, कब तक पूरी होगी कोई गारंटी से नहीं कह सकते। तीसरा, चौथी बात यह, अगला पॉइंट जो भी होगा, तीसरा चौथा, मिनिमम वेज का फ्लोर वेज ये भारत सरकार की कमेटी तय करेगी, प्रदेश सरकार उससे अधिक दे सकेगी, कम नहीं। अब जैसे आप फरीदाबाद में बैठे, आपको एक कठिनाई बताता हूं जो हमारे सामने आती है। अभी हरियाणा का मिनिमम वेज 11,274 रुपए है अनस्किल्ड वर्कर, दिल्ली का 18,700 कुछ रुपए हो गया, हमारा और दिल्ली का लगभग 7,000 से ज्यादा का गैप है। हम कहते हैं फरीदाबाद के लोग, गुड़गांव के लोग, सोनीपत के लोग, बहादुरगढ़ के लोग मजदूर कहते हमारा मिनिमम है दिल्ली के बराबर तो हो कम से कम, नहीं तो बड़ा गैप है, क्योंकि दिल्ली और फरीदाबाद में फर्क ही कितना है,
एक बैरिकेड का ही तो फर्क है ना, बैरिकेड से इधर आ गए तो 11,000, बैरिकेड से उधर गए तो 18,000। किंतु ये जो हमारे जैसे एचआर के हेड बैठे हैं, ये लोग क्या कहते हैं, इनका दूसरा तर्क है कि साहब धारू एरिया में भिवाड़ी में कितना फर्क है, तो कुल 8 किलोमीटर का, और वहां भी एक बैरियर का ही अंतर है। वो लेते हैं हरियाणा राजस्थान का, वहां मिलता है 7400 रुपए, 11,274 रुपए, और आप फिर भी बढ़ोतरी के लिए दबाव बना रहे, तो हम क्यों ना अपना उद्योग राजस्थान में शिफ्ट करें। उनका ये तर्क है, वो भी गलत नहीं है, हम भी गलत नहीं, क्योंकि आप दिल्ली से कंपैरिजन करते हैं, वो हमारा कंपैरिजन राजस्थान से करते हैं। तब जब भारत सरकार रेट तय करेगी तो फिर इतना बड़ा गैप नहीं आएगा, और बढ़ोतरी में आसानी में। एक आपको और बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, हमारे हरियाणा में उसका कोई लंबा चौड़ा प्रभाव नहीं आएगा उस बात का, पर कहीं कहीं आए। जैसे अपना तो 6 महीने में महंगाई बताया जाता है, थोड़ा बहुत जो भी आता है। जम्मू कश्मीर में जब से मिनिमम वेज एक्ट लागू है 1948 से आज तक एक बार भी महंगाई भत्ता नहीं आया औद्योगिक मजदूर का। तो उनका नुकसान, उनको फायदा होगा कि नहीं? आज तो नुकसान होगा, कल को फायदा होगा इसका। ये एक बेस रेट का कारण से सारे देश के कर्मचारियों को इसका एक बेनिफिट होगा। फिर अगली बात ये है, आज अगर कोई एम्प्लॉयर पकड़ा जाए, मिनिमम वेज नहीं दिया, रिकॉर्ड पर बात आ जाए ध्यान में, तो केस मुकदमा कौन कर सकता है? तो लेबर इंस्पेक्टर कर सकता है। क्रिमिनल केस फाइल करना हो तो लेबर इंस्पेक्टर फाइल करता है, और लेबर इंस्पेक्टर की मनस्थिति क्या रहती है हम सब जानते हैं। और कोई अगर एक आध अच्छा इंस्पेक्टर आ जाए, केस फाइल नहीं करते तो उसकी ट्रांसफर हो जाती है। आने वाला फिर क्या करेगा, इसका भगवान मालिक है। अब ये अगर कोई पकड़ा जाए और क्रिमिनल केस फाइल करने का अधिकार ये यूनियन को दिया है, लेबर अथॉरिटी के साथ साथ यूनियन भी कंप्लेंट फाइल कर सकती है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाकर अपना वकील खड़ा करके। किंतु हमको डाउट था, भारतीय मजदूर संघ के नाते मुझे भी एक डाउट था कि अगर यूनियन वाले ने भी गड़बड़ की तो फिर क्या होगा, फिर हमारे लिए अफसर और यूनियन एक जैसी हो जाएंगे। इसलिए ये अधिकार मजदूर को भी दिया है। सरकारी भी क्रिमिनल केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाकर किसी एम्प्लॉयर के पकड़े जाने पर जाकर फाइल कर सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर आज की तारीख में कोई एम्प्लॉयर पकड़ा गया, मिनिमम वेज नहीं दिया, रिकॉर्ड पर बात साबित हो गई, तो पिछला कितना क्लेम कर सकते हैं? तो मिनिमम वेज में 6 महीना और पेमेंट हो गई जिसमें 1 साल, इससे ज्यादा का आप क्लेम नहीं कर सकते। अब ये क्लेम की अवधि हो गई है दोनों की मिलाकर 3 साल। 3 साल पीछे का आप क्लेम कर सकते हैं। यानी कर्मचारी को, मजदूर को फायदा होगा। यदि कोई एम्प्लॉयर पकड़ा गया है न्यूनतम वेतन न देता हुआ तो हम 3 साल का मान सकते। फिर आज जुर्माना कितना है? तो 5 रुपए है, 5 रुपए पर डे पर वर्कर। अगर कोई फरीदाबाद के कई शुल्क शौचालय में यूरिन करने भी चला जाए तो 10 रुपए देते हैं, उससे कम में जाने नहीं देते। जुर्माना 5 रुपए। इसलिए एम्प्लॉयर डरता नहीं। अब ये बात मेरी आपको अच्छी नहीं लगेगी छोटे लाल जी को, पर ये सच तो है ये बात कि अभी जुर्माने की रकम हो गई है 50,000 रुपए पर वर्कर पर डे। एक बार को पकड़ा गया तो कई दिन तक उसको
उसको याद रहेगा कि मैंने जुर्माना भुगता। ठीक है ना। दूसरा, कई लोग हैप्चुअल होते हैं, एक बार पकड़े गए तो क्या करेंगे मेरा, वो एक सज्जन को सो ही गए बेचारा, अखंड निद्रा में सुन रहे हैं। चलिए सुनने दीजिए, रात की रोटी की हो। मेरा क्या करेंगे, एक बार पकड़े गए, 2 बार पकड़े गए तो मेरा क्या करेंगे, जुर्माना तो करेंगे, कर लेंगे, कोर्ट कचहरी कर लूंगा, हाई कोर्ट चला जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट चला जाऊंगा, कई कई वर्ष तक केस लटकते रहेंगे, क्या करेंगे। अब कहा है कि अगर तीसरी बार पकड़े गए तो 3 महीने के लिए बड़े गर्दा कराना पड़ेगा। अगर फरीदाबाद का कोई एक भी लाला पकड़ा गया तो फरीदाबाद गुड़गांव तक के उद्योगपतियों की हालत ठीक हो जाएगी ना। अगर एक को भी अंदर जाना पड़ा तो बहुतों की हालत सुधर जाएगी। देना पड़ेगा ना, उनको पता लग जाएगा ना, वहां जाना पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे बदलाव इस कानून में मजदूरों के हित में होंगे, मजदूरों के हित में होंगे। हाँ, थोड़ा जरा एम्प्लॉयर के हित में भी है। रिकॉर्ड जो पहले अलग अलग प्रकार के मेंटेन करने पड़ते थे, अब उनको रजिस्टर कम मेंटेन करना है। तो हमको इससे क्या फर्क पड़ता है, वो 4 रजिस्टर मेंटेन करे या 1 रजिस्टर मेंटेन करे, हमारे ऊपर तो इसका कोई लंबा चौड़ा असर नहीं है ना। तो इसके कारण से बड़े लाभ हमको मिले। ऐसे वेजेस की परिभाषा बदल जाएगी, बदल गई। अभी मिनिमम बोनस के लिए क्या प्रॉब्लम आती है, 21,000 की सीलिंग है, 7,000 रुपये पर गणना होती है, या मिनिमम वेज में। अशोक जी मेरा फोन ये दबा दो, बदल से दबा दो, इस साइड से। अभी क्या हो गया, वेजेस प्लस डीए होने से ये 7,000 की सीमा भी जाएगी, 21,000 की सीमा भी जाएगी, दोनों जाएगी। पूरे वेतन पर आपको बोनस मिलेगा। प्रत्येक कर्मचारी को बोनस के मामले में लाभ होगा, क्योंकि दोनों सीमाएं जाएंगी, बेसिक वेज प्लस डीए। जो जैसे शिव शक्ति जी कहते हैं 35,000 भी हो सकता है, 40,000 भी हो सकता है, कल को बढ़कर कुछ और भी हो सकता है। आज 7,000 पर या मिनिमम वेज पर आपको बोनस की गणना होती है, फिर ये गणना की सीमा बदल जाएगी। ऐसा कोड और वेजेस में बहुत सारे लाभ। सोशल सिक्योरिटी में पीएफ कानून में मोटा मोटी वैसा ही है जैसा पहले है, मोटा मोटा कोई बहुत बड़ा बदलाव उसमें नहीं। ईएसआईसी में बदलाव है, 2 बदलाव आपने बताए नहीं। मैं सोच रहा था कि 2 बदलाव पर जरूर इंगित करेंगे। कई सारे बदलाव आपने बताए। एस्टेब्लिशमेंट पर लागू होगा 10 होने पर, वॉलेंट्री 10 से कम पर भी लागू होगा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, हैजार्ड इंडस्ट्री में 1 पर भी लागू होगा। हम अंदर भी बात करते हैं हैजार्ड वाले क्या, केवल एक परिभाषा समझ लो आप, ये जो वेल्डिंग रोड का दरवाजे खिड़की वाले काम करते हैं ना, ये ईएसआईसी में कवर हो जाएगी एक मजदूर होने पर। किंतु 2 बड़े बेनिफिट होंगे, इसकी चर्चा नहीं करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, भविष्य में करेंगे। एक क्या है, हम ईएसआईसी के पास गए इलाज करवाने के लिए, और किसी ठेकेदार ने, किसी एम्प्लॉयर ने पैसा डिपॉजिट नहीं किया, तो ईएसआईसी हमको बता देता है कि 6 महीने से आपका पैसा नहीं आया, आपका इलाज नहीं हो सकता। अब ईएसआईसी नहीं कह पाएगा कि आपका पैसा डिपॉजिट नहीं हुआ, हो ना हो, उसको मेरा इलाज करना ही है, ये ईएसआईसी की जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। एक और बड़ा बदलाव हुआ, पेनल्टी प्रोविजन तो उसका मुझे लाभ नहीं होता, मुझे जिसका लाभ हो रहा है मैं उसकी चर्चा करूंगा। पेनल्टी तो ईएसआईसी कॉर्पोरेशन के बाद जमा हो जाएगी। जेल का प्रोविजन भी बढ़ा दिया है ताकि डिफरेंस इफेक्ट के लिए एम्प्लॉय के ऊपर बहुत सारी चीजें बढ़ी है। मैं उसी की चर्चा करूँ जिसको सीधा एक और बड़ा बेनिफिट
किसी संस्थान में, वो फैक्ट्री हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, 10 कर्मचारी काम करते हैं और उन्होंने अपने को ESIC के साथ रजिस्टर नहीं किया, IP नंबर नहीं लिया अपना, ना मैनेजमेंट के पास IP नंबर है, ना वर्कर को दीर्घायुष्मानी प्रदान नहीं, किंतु 10 कर्मचारी यदि काम करते हैं और हजार इंडस्ट्री में, खतरनाक उद्योग में एक भी कर्मचारी काम करता है और उसके परिवार में कोई घटना दुर्घटना होती है, तो हम इलाज के हकदार हैं। ESIC अपना पैसा जब मर्जी चाहे वसूल करे ना करे, ये ESIC की सरदर्दी है, हमारी सरदर्दी नहीं है। ESIC नहीं कह पाएगा कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे क्योंकि आपका संस्थान रजिस्टर्ड नहीं, करना ही पड़ेगा। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। फिर एक और बड़ी बात ये, अभी तक ESIC या एम्प्लॉयर हमको एक बात कह देता कि ये घटना दुर्घटना तो मेरे परमिशन से बाहर हुई है, परमिशन के अंदर नहीं हुई। और हम भी मजबूर होते हैं, ESIC भी कहता है भाई परमिशन के अंदर रिपोर्ट नहीं हो तो हम क्या कर सकते हैं। अब एक काम हुआ है कि छोटे से छोटे रास्ते से आपके घर से ड्यूटी प्लेस और ड्यूटी प्लेस से घर, जो छोटा रूट होता है, ऐसा नहीं है आपको जाना तो यहां से बदरपुर और आप कहीं मैं पहले गुड़गांव जाऊंगा, गुड़गांव से बदरपुर जाऊंगा, वो काम नहीं होगा। सेक्टर 34 से निकल करके बदरपुर का जो छोटा रास्ता है वो काम होगा, वो नहीं होगा। तो मैं तो बाईपास होकर गया था जी, बाईपास होकर गए थे, फिर भुगतो, फिर ना एम्प्लॉयर भी बता रहा होगा ना ये सही। हाँ, छोटे रूप से जाएंगे, ये दोनों समय का सवेरे और शाम का जो टाइम है ड्यूटी आवर का, आधा घंटा मोटा मोटी आगे पीछे का, वो आपके इसमें बेनिफिटेड होगा, इसमें ड्यूटी आवर में वो काउंट होगा फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, फॉर द पर्पज ऑफ ट्रीटमेंट ओनली। केवल इलाज के लिए आप उस समय का उपयोग कर सकेंगे, क्योंकि ESIC आज की तारीख में इससे अच्छी कोई पूरी दुनिया में नहीं, पूरी दुनिया में। जहां कर्मचारी केवल 75 पैसा दे 100 रुपए के पीछे, एम्प्लॉयर केवल 3.25 रुपया दे, 4 रुपया, और 4 रुपए में कर्मचारी, कर्मचारी की पत्नी, कर्मचारी के बच्चे, कर्मचारी के माता पिता, और अगर दुर्भाग्य से कोई फिजिकली चैलेंज्ड भाई बहन उस पर डिपेंडेंट हो तो वो। इतने कम पैसे में जितनी भी ये स्कीमें चलती हैं इंश्योरेंस कंपनियों की, कोई कंपैरिजन में खड़ी नहीं होती हमारे यहाँ। तो उसमें ESI की दृष्टि से बड़ा लाभ होगा। फिर एक बड़ा लाभ होगा, आजकल पिछले कुछ दिनों से एक नई टर्मिनोलॉजी चली है, नया शब्दावली आई है मार्केट में, वो है गिग इकोनॉमी, प्लेटफॉर्म वर्कर। अब आपकी दृष्टि से गिग इकोनॉमी या प्लेटफॉर्म वर्कर, एक सिंपल भाषा की बात अगर मैं करूं, साधारण भाषा की, तो आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो ओला उबेर बुक करते होंगे, लंच बुक कर देते होंगे, कोई और सामान बुक कर देते होंगे। आपने किसको बुक किया आपको पता है क्या? आपने तो ऑनलाइन जाकर बुक कर दिया, मोबाइल पर गए बुक कर दिया, मेरे को टैक्सी चाहिए, मेरे को लंच चाहिए, मेरे को पिज्जा चाहिए, मेरे को फलाना सामान चाहिए। 10 मिनट के बाद कोई एक लड़का, कोई एक ड्राइवर आपके दरवाजे पर खड़ा होता है कि साहब आपने ये सामान बुक किया था, ये आपका सामान ले लो, मेरा पेमेंट खड़ा होता है ना आपके दरवाजे पर। आजकल दुनिया भर की कंपनी है, ओला उबेर ही नहीं है, कहीं अमेजोन है, कहीं ब्लिंकिट है, कहीं अलग अलग प्रकार की है, कोरियर की दुनिया भर की सर्विसेज है आज की तारीख में। ये सब लोग, सब लड़के जितने भी घूमते हैं, आज तो कंपनी दावा कर देते हैं 10 मिनट में डिलीवरी कर देंगे। अगर रास्ते में एक्सीडेंट हुआ तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम तो 10 मिनट में कर दोगे। जाना किसको है? जाना तो शैलेश को है, मोटरसाइकिल उठा करके, और पता लगा रास्ते में 19-21 हो गया, तो अब वो सोशल सिक्योरिटी में कवर होगा।
ये एक बड़ी बात इसमें आई है गिग वर्कर की दृष्टि से, गिग इकोनॉमी की दृष्टि से एक बड़ी बात आई है। फिर एक बड़ी बात आई है, इसका हम भी भुगत हो गए सब लोग। आप प्रवासी मजदूर है, रेजिडेंस परमानेंट आवास तो उसका घर बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, कहीं दूसरे प्रदेश में, और नौकरी करता है वो हरियाणा में आता है, फरीदाबाद में आता है। या हरियाणा का व्यक्ति नौकरी करने जाता है बेंगलोर, हैदराबाद जाता है ना हमारे यहाँ का बच्चा, वो सब भी सोशल सिक्योरिटी में कवर होंगे। प्रवासी मजदूर भी, उनका भी एक सिस्टम बनेगा कैसे वो कवर होंगे। फिर एक बड़ी बात और हुई है, ये जो एक शब्द आया है फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट, FTE, मालिक क्या करेगा, आपके साथ एक एग्रीमेंट करेगा कि आपको 2 साल की नौकरी देंगे, 4 साल की नौकरी देंगे, 10 साल की नौकरी देंगे। आज भी है फिक्स्ड टर्म, आज भी है। आज उसकी शब्दावली दूसरी है, उसको फिक्स्ड टर्म में काउंट नहीं करते हैं, वो भी फिक्स है। जितना भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, ठेका मजदूर, उसकी 1 साल की नौकरी है कि नहीं? तो 1 साल क्या है, फिक्स तो है ना। 1 साल के बाद रिन्यू होगा कि नहीं होगा भगवान जाने। आज उसको कुछ नहीं है बेनिफिट। फिक्स टर्म में आने के बाद 1 साल का भी काम किया तो 1 साल के बाद ग्रेच्युटी मिलेगी। ये अपने आप में बड़ी बात है। दूसरा, आज ईएड के लिए, अर्न लीव के लिए फैक्ट्री एक्ट में आज की तारीख में 240 दिन चाहिए। अभी इसको रिड्यूस करके 180 दिन किया, 60 दिन कम किया। 180 दिन के बाद काम करने के बाद वो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का कर्मचारी ईएड का हकदार हो जाएगा, अर्न लीव का हकदार हो गया और ग्रेच्युटी का हकदार हो गया। पहले नहीं होता था। हाँ, इसमें एक काम और होगा, वो पीएफ में, उसमें भी शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट की एक लिस्ट जुड़ी हुई है, वो भी हट जाएगी, हट गई, वो भी हट जाएगी, वो भी रहेगी नहीं। तो ऐसे इसका भी सोशल सिक्योरिटी के भी कई सारे बेनिफिट ये हमको मिलेंगे। बीओसी में बहुत सारे लाभ मिलेंगे, अलग अलग एक्ट में बहुत सारे लाभ मिलेंगे। ये जो हमारे पत्रकार मित्र है, अभी हमारा झगड़ा है सरकार के साथ कि पत्रकारों के बराबर हमारी ग्रेच्युटी करो। अगर पत्रकार 5 साल नौकरी करता है तो उसकी ग्रेच्युटी 3 महीने के हिसाब से मिलती है। हमारा झगड़ा कि हमारे 15 दिन की हो गई, हमारा भी जरा ग्रेच्युटी उसके बराबर करो यार। उसके बराबर नहीं करते, कम से कम 1 महीना तो करो। तो तुम्हारा भी झगड़ा है। सरकार क्या करती है, ग्रेच्युटी की रेंज बढ़ाती है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख। आप में से किसी को 20 लाख, 25 लाख में से किसी को बेनिफिट नहीं होगा। आपको बेनिफिट कब होगा, जब ये 15 दिन से बढ़ाकर दिन बढ़ाए जाएंगे, 20 करे, 25 करे, 30 करे, 16 भी कर देगी तो भी 1 दिन का बेनिफिट होगा। तो उस पर बहुत सारा काम अभी पर ये चल रहा है। फिर एक कानून है IR कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसमें 3 कानून है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, IR कोड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 और एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946। 3 मिलाकर एक बनाया। इसमें भी कई सारी चीजें, एक तो बेसिक बात इसमें ये आई है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये मानता था कि विवाद होना ही चाहिए तभी एक्ट काम करेगा, क्योंकि एक्ट में नाम ही डिस्प्यूट है, विवाद है। अभी आया रिलेशन, अच्छे संबंध हो सकते हैं ना, संबंधों के आधार पर बात हो सकती है ना, विवाद के आधार पर ही बात क्यों करनी है?
विवाद तो अच्छी चीज नहीं मानी जाती है, अपने संबंधों के आधार पर भी बहुत सारी चर्चाएं हम कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है इसमें कि विवाद नहीं है, संबंध आधारित ये नियमावली बनी है, कानून बना। फिर इसमें जो एक बड़ा मामला है वो यहाँ बैठे हुए कर्मचारी को तो लाभ बहुत ज्यादा नहीं होगा, फरीदाबाद में और बाकी जगह बहुत बड़ा लाभ होगा उसका, वो है बदली वर्कर। पहले बदली वर्कर की कोई लिमिट नहीं थी, 2 साल 10 साल 5 साल 15 साल कितना भी रहता था। अब बदली वर्कर 1 साल से ज्यादा नहीं रहता। फिर 20 कर्मचारी होने पर भी कंपनी के अंदर ग्रीवांस कमेटी बनी थी। पहले वो मेरे दिमाग से नाम निकल गया, 100 वर्कर पर वो बनाते थे वर्क कमेटी। वर्क कमेटी बनती थी 100 वर्कर पर। अभी 20 वर्कर पर 100 वर्कर वाली वर्क कमेटी एज है, वो रहेगी ही। किंतु बहुत सारी छोटी छोटी फैक्ट्रियां, छोटी छोटी एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें 20 लोग 25 लोग 50 लोग 40 लोग काम करते हैं। उनके लिए ग्रीवांस कमेटी बनेगी इक्वल रिप्रेजेंटेशन पर। उतने ही कर्मचारी उनके प्रतिनिधि, उतने ही प्रबंधन के प्रति। एक बार चेयरमैन वो बनेगा, एक बार चेयरमैन वो बनेगा। ये एक बड़ा लाभ इसका होता। फिर 50 कर्मचारी फैक्ट्री में होने से और उसमें 2 महिला कर्मचारी भी अगर होगी तो भी क्रच बनाना ये मालिक की बाध्यता होती है। क्रच देना ही पड़ेगा उसको, चाहे महिला कर्मचारी 2 हो चाहे 4 हो, कर्मचारी 50 हो। और 50 से अगर छोटे उद्योग है, क्लस्टर बन गया, 20-20, 10-10, 15-15, 25-25 की 10-5-15 फैक्ट्री आसपास लग गई, तो उनके लिए कम्युनिटी क्रच बनेगा। सब मालिक मिलकर के एक कम्युनिटी क्रच बनाएंगे और उसमें हर महिला कर्मचारी को 2 घंटे बाद 15 मिनट के लिए फीडिंग अवकाश देंगे, बच्चे को दूध पिलाने के लिए। यानी सवेरे से लेकर और लंच तक बीच में एक ब्रेक, लंच से शाम तक बीच में एक ब्रेक, 15-15 मिनट जाना आना, बच्चे को दूध पिलाना, इतना ही काम उसको करना है और वापस आना है। तो ये क्रच की एक सुविधा ये कर्मचारी को और मिलेगी। फिर आज का हालत है हमारी बहुत सारी जगह पर, आपने लेबर ऑफिस में केस लगा दिया, एएलसी डीएलसी के पास चले गए। अब वो क्या देता है बड़ी आसानी से कि साहब मालिक नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं, मैं क्या कर सकता हूं, वो नहीं आ रहा, यही कहते हैं ना। अब नहीं कह पाएंगे क्योंकि अब क्वेश्चन जुडिशियल पावर आने के बाद इस एएलसी डीएलसी को भी सम्मन और वारंट की पावर दी है दोनों पक्षों को, चाहे वर्कर हो और चाहे मालिक हो। अगर दोनों में से कोई भी नहीं आ रहा तो इलाके के थाने को कह करके कागज भेज करके, जैसे सिविल कोर्ट वाले बुलवाते हैं ना, वेलेबल नॉन वेलेबल, तो उसको भी ये पावर दी है कि वो भी बाय फोर्स दोनों पक्षों को अपने सामने उपस्थित करें, उसको ये पावर दी। अभी तक 45 दिन के बाद कोर्ट वो उसमें कोर्ट में जा सकेंगे डायरेक्ट। और कोर्ट में भी पहले 2 कोर्ट होती थी, एक कंफ्यूजन रहता था, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल या लेबर कोर्ट। अभी इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट दोनों एक कर दिए, दोनों को मर्ज कर दिया। जुडिशरी भी 2 कर दी, अब एक ब्यूरोक्रेट बैठेगा और एक जज बैठेगा। पहले ये जो सेंटर वाले ना, इनको पता है कैट वैट जो बनता है ना, जहां वाले शोखी आते हैं, वहां जजेस रिटायर आदमी रखते हैं।
और वो कितना ड्यूटी पर आते हैं नहीं आते हैं, एक अपने आप में एक सवाल रहता है। क्योंकि शुरू में तो लगना बड़ा अच्छा लगता है, बाद में कहना शुरू करता है मेरा घर तो जयपुर है, मैं दिल्ली ड्यूटी कैसे करूंगा, मेरी ड्यूटी ट्रांसफर जयपुर कर दो। ना जयपुर ट्रांसफर होती है ना वो ड्यूटी करता है, किस वजह से? अब ये दोनों वर्किंग एम्प्लॉय होंगे, जुडिशरी का आदमी वर्किंग होगा और ब्यूरोक्रेट भी वर्किंग होगा। तो वर्किंग ऑफिसर, वर्किंग जज तो कम से कम ड्यूटी पर, और फिर उसके भी आगे की बात है, उसको अगर प्रमोशन लेनी होगी तो यहाँ की सीआर काउंट होगी, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। शिव शक्ति जी जानते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पे अगर एक बार एडवर्स एंट्री आती है तो फिर कई दिन तक वो तकलीफ देती है, वही कई दिन तक तकलीफ देती है। एक बार एडवर्स एंट्री आती है, लाल एंट्री अगर एक बार हो जाए तो फिर वो रिटायरमेंट नहीं, रिटायरमेंट के बाद तक भी तकलीफ देती है। ऐसे बहुत सा एक और बड़ा बदलाव हुआ है। अभी क्या करती है मैनेजमेंट, अपने मनमाने तरीके से यूनियन को मान्यता देती है। आपके पास 90 लोग हों 100 में से, मेरे पास 5 लोग हों 100 में से, और मेरी मैनेजमेंट के साथ एंटी ठीक है, तो मेरी यूनियन को मान्यता है, समझौता मेरे साथ हो जाएगा। लागू करना लेना जाओ नहीं लेना जाओ, हमने तो समझौता कर लिया। अब मैनेजमेंट ऐसा नहीं कर पाएगी, अब कोई यूनियन भी एंटी नहीं कर पाएगी। यदि एक यूनियन किसी संस्थान में काम करती है, एक किसी फैक्ट्री में, किसी एस्टेब्लिशमेंट में, तो उसको मान्यता मिलेगी। एक से अधिक यूनियन होने पर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो 1 साल की रजिस्टर्ड यूनियन को चुनाव लड़कर मान्यता मांगने का अधिकार होगा। चुनाव कौन कराएगा? तो लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर कराएंगे, लेबर डिपार्टमेंट। और यदि किसी को 51% वोट मिला, 51, तो उसको मान्यता मिलेगी। 49 वाले को नहीं मिलेगी, चाहे वो तो कितने सीट पिट ले, 51 वाले को मिलेगी। और मानो 3, 4, 5 यूनियन है और किसी को भी 51 वोट नहीं मिला, ऐसा हो सकता है ना 3, 4, 5 होने से, तो 20% पर एक प्रतिनिधि होगा, 20 पर 1, 40 पर 2, 3 प्रतिनिधि भी हो सकते हैं, 3 यूनियन के भी, 4 यूनियन के भी हो सकते हैं। मानो 4 यूनियन है कि एक को 21 मिल गए, एक को 22 मिल गए, एक को 23 मिल गए, एक को 24 मिल गए, तो 4 यूनियन के 4 प्रतिनिधि भी वार्ता में हो सकते हैं। अकेली यूनियन पे वार्ता नहीं करेगी, अकेली को वार्ता करनी होगी तो 51% वोट उसको देने होंगे। ये यूनियन की मान्यता का नियम 75 साल की आजादी के बाद पहली बार सरकार ने बनाया, पहली बार सरकार ने। ऐसे OSH कोड में केवल एक को बात आपको बताता हूँ, बाकी बहुत सारी चीजें हैं, कुछ नेगेटिव भी है, सारी पॉजिटिव नहीं हो सकती। नेगेटिव है नहीं हमारी दृष्टि से, इनकी दृष्टि से नहीं, इनके लिए तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। जो हमारे लिए नेगेटिव है इनका पॉजिटिव है। एक हर 40 साल की उम्र के बाद, 40 साल की उम्र के बाद प्रत्येक साल ESIC आपकी मेडिकल जांच करेगा, मेडिकल चेकअप होगा। यानी बीमारी प्रारंभ में ही पकड़ में आएगी। अगर प्रारंभ में बीमारी पकड़ में आएगी तो उसका इलाज करना आसान होगा किसी के लिए भी। दूसरा, 10 कर्मचारी होने पर सुरक्षा संबंधी सेफ्टी के जितने भी प्रावधान है सारे लागू हो जाएंगे, वो उससे बच नहीं पाएंगे। फिर वर्कर जो काम करता है उसको बताना पड़ेगा आपके ये काम करने से लाइफ का ये रिस्क है आपका। आज नहीं बताता, आज बड़ी आसानी से आपके फरीदाबाद में, गुड़गांव में कई सारी घटनाएं हो गई, सीवरेज में उतार दिया।
और पता लगा कि वो हो गया काम तो नहीं कर पाए, उसको ये बताना पड़ेगा ये काम करने से लाइफ रिस्क है। जब लाइफ रिस्क बताया जाएगा तो फिर मेरे पास ये अधिकार है कि मैं हाँ करूं के ना। तीसरा, सेफ्टी इक्विपमेंट से मुझे जितने भी हैं वो उसको देने ही पड़ेंगे, आज नहीं मिलते। आज तो हालत ये है, मैं किसी एक संस्थान का नाम तो नहीं लेता, लेना अच्छा नहीं होता इस प्रकार के कार्यक्रमों में। एक संस्थान ने 20 लाख रुपए के सेफ्टी इक्विपमेंट्स खरीदे और वर्कर को दिए नहीं, और बॉसेस को रिपोर्ट कर दी कि हमने तो 20 लाख का सामान खरीद के कर दिया। दुर्भाग्य से उसके रिपोर्ट करने के 5-7 दिन बाद ही कोई घटना हो गई, कर्मचारी की डेथ हो गई। हमने कहा जी इसकी डेथ हो गई, इसका जो मुआवजा जो बाकी चीजें बनी होती हो, पर इसकी जांच करो कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स कहां गए इसके। उसकी जांच हुई तो पता लगा किसी को मिले ही नहीं, खाली बिल आया था, बिल आया पास हो गया, और वो 20 लाख में जिन में बटना था, किसी का नाम लेना तो ये अच्छी बात नहीं है, पर ऐसा हो गया, अब नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे, एक बड़ा विषय चल रहा है आजकल, 12 घंटे की ड्यूटी हो जाएगी, ये विषय चल रहा है। बहुत लोग इसको बोलते 12 घंटे की ड्यूटी हो जाएगी। ड्यूटी रहेगी सप्ताह में 48 घंटे, वो 4 दिन में हो जाए, वो 5 दिन में हो जाए, वो 6 दिन में, 49वां घंटा लगते ही डबल ओवर टाइम के हड़ताल हो जाए। बहुत बढ़िया। 48 घंटे की ड्यूटी होगी। मैं आपको उदाहरण बताता हूँ, इसके दो हरियाणा सरकार ने रोडवेज में जितनी तनख्वाह देती थी उससे ज्यादा ओवर टाइम देती थी। पिछले दिनों सरकार ने 48 घंटे की ड्यूटी कर दी, 48 घंटे काम करो घर जाओ। तो 10% कर्मचारी तो दुखी था, हमारी आमदनी बहुत घटी थी, ओवर टाइम का पैसा रुक गया तो रुक गया था। तो 90% कर्मचारियों ने कहा हमें तो पता लगा कि रिश्तेदारी क्या होती है, भाईचारा क्या होता है, गांव गुआंढ क्या होता है, अड़ोस पड़ोस क्या होता है, जीना मरना और सुख दुख और ब्याह शादी क्या होता है। जाए सवेरे 4 बजे उठे, 5 बजे ड्यूटी गए, रात को 10 बजे आए, ना बच्चों से मिलने की फुर्सत, और गांव गुआंढ की तो बात ही अब पता लगा सरकार ने चुपके से नए लड़कों की भर्ती कर दी। सरकार का काम चल गया, रोजगार भी मिल गया और ये भी हो गया। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट इसमें होंगे। केवल अंत में एक बात आपको कहकर अपनी बात पूरी करता हूं, इस सारी एक्सरसाइज क्यों हुई है, तो 2002 में सेकंड कमीशन ऑन लेबर आया, द्वितीय श्रम आयोग, उसके एक रिकमेंडेशन आई थी कि इसमें कुछ करो ताकि असंगठित क्षेत्र का मजदूर को बेनिफिट मिले। 2002 से 2015 तक किसी ने कुछ किया नहीं। 15 के बाद ये एक्सरसाइज शुरू हुई, 19 और 20 में आकर के ये एक्सरसाइज पूरी हुई। इस सारे में से सरकार ने 41 मीटिंगें की हैं, जिसमें एम्प्लॉयर के नाते फिक्की, एसोचैम, सीआईआई जैसे बड़े बड़े संगठन के प्रतिनिधि आकर के बैठते थे, और मजदूर संगठन के नाते भारतीय मजदूर संघ, इंटेक, एटैक, C2, HMS, UTUC, TUCC, ये जो 11 मान्यता प्राप्त संगठन है ये आकर बैठते थे। इन मजदूर संगठन और मालिक संगठन दोनों ने अपना अपना पक्ष लिखित में दिया। आज बहुत सारे नेता बोल रहे हैं ना, हमको तो सुना ही नहीं थी, हमको तो पूछा ही नहीं थी। ऐसा नहीं, अगर किसी ने आरटीआई फाइल करके ये पूछ लिया सरकार से कि लेबर कोड के दौरान कितनी मीटिंग हुई, किस किसने भागीदारी की, किस किसने क्लियर किया, तो पोल खुल जाए बहुत। इसलिए लंबी चर्चा के बाद ये लागू हुए हैं
किंतु अभी भी इसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके रूल्स बन रहे हैं। रूल्स बनने में भी त्रिपक्षीय वार्ताएं होंगी और 1 अप्रैल 26 से पूर्ण रूप में इसका लाभ मिलेगा। जय भारत। यदि किसी के मन में कोई सवाल होगा तो आप पूछ सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं। जितनी जानकारी होगी उतनी आपके साथ शेयर करें।